नमस्कार मित्रों। आज हम लोग टूल लाइफ एंड मशीनेबिलिटी इन दो कॉन्सेप्ट्स पे बात करेंगे। मशीनिंग के अंदर टूल लाइफ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विदाउट विच वी कैन नॉट एस्टिमेट how long our tool will work efficiently and with what machining speeds, what cutting speeds and other criteria. So let us understand what is tool life and what is machinability. हम जानते हैं कि मशीनिंग प्रोसेस क्या होता है। मशीनिंग प्रोसेस ये किसी भी वर्क पीस को डिज़ायर्ड शेप और साइज़ में बदलने के लिए, चाहे तो वो पहले से सेमी फिनिश्ड कंडीशन में हो या बिल्कुल रॉ मटेरियल हो, तो उसको डिज़ायर्ड शेप और साइज़ में बदलने का जो प्रोसेस होता है उसे हम मशीनिंग बोलते हैं। मशीनिंग प्रोसेस के अंदर जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है वर्क पीस के ऊपर, उसको चिप्स के फॉर्म में रिमूव किया जाता है और जो चिप्स बनती हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चिप्स कई बातों की ओर इंडिकेट करता है, जैसे कि एक तो मटेरियल जिसकी मशीनिंग होनी है उसका नेचर और बिहेवियर कैसा है, अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना रिक्वायर्ड होगी मटेरियल रिमूवल के लिए, और साथ ही साथ जो चिप और टूल का इंटरफेस है उसका नेचर और डिग्री ऑफ इंटरेक्शन क्या होगा, कैसे होगा। इसलिए हमको चिप कैसी बन रही है, कौन कौन सी बनती है, इसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तो जो चिप्स बनती है वो कई बातों पर डिपेंड करता है, कई पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। पहला तो वर्क मटेरियल और नेचर ऑफ वर्क पीस का मटेरियल क्या है, उसकी नेचर कैसी है। दूसरा जो कटिंग टूल है उसकी ज्योमेट्री और उसका मटेरियल कौन सा है। फिर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हमने कटिंग वेलोसिटी और फीड रेट कितने रखी हैं। इसी तरह से मशीनिंग एनवायरनमेंट कैसा है, कटिंग फ्लूइड कौन सा काम में ले रहे हैं, टूल के डायमेंशंस क्या हैं, और आखिरी है टूल और वर्कपीस के बीच में फ्रिक्शन कितना है। इन सभी बातों पर जो चिप्स बनती हैं वो डिपेंड करती हैं कि चिप्स कैसी बनेगी। टाइप्स ऑफ चिप्स कितने प्रकार की होती हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो चिप्स हैं वो अनेक प्रकार की होती हैं। वो किस पर निर्भर करता है कि उनके साइज़ के अनुसार, शेप के अनुसार, कलर के अनुसार वो अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं, जो कि टाइप ऑफ कट पे डिपेंड करता है। जैसे कि कंटिन्यूस चिप्स बनती हैं बोरिंग और टर्निंग में, जबकि इंटरमीडिएट कट की चिप्स बनती हैं मिलिंग में। ऐसे ही वर्कपीस का मटेरियल पे डिपेंड करता है चिप, जैसे कि मटेरियल डक्टाइल है या ब्रिटल है। कटिंग टूल की ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है कि रेक एंगल क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कटिंग एंगल्स की मात्रा कितनी है। इसी तरह से वेलोसिटी और फीड रेट की वैल्यू कितनी है, लो है, मीडियम है या हाई है, और कटिंग फ्लूइड का प्रकार, नेचर कैसा है। तो जो सबसे पहली चिप्स हैं वो हैं कंटिन्यूस चिप्स। कंटिन्यूस चिप्स ये मेटल के कंटिन्यूस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन विदाउट फ्रैक्चर, यानी फ्रैक्चर नहीं होता, उसके बिना जो कंटिन्यूस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मेटल का होता है कटिंग एज के फ्रंट में, टूल के कटिंग एज के फ्रंट में, उसको बोलते हैं कंटिन्यूस चिप्स। इसमें चिप का स्मूथ फ्लो टूल के फेस पर होता है। सामान्यतया कंटिन्यूस चिप्स ये डक्टाइल मटेरियल के मशीनिंग में प्राप्त होते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम है, माइल्ड स्टील है, कॉपर है। इस तरह के जो चिप्स बनते हैं कंटिन्यूस चिप्स, इनसे सरफेस फिनिश ये अच्छी प्राप्त होती है। कंटिन्यूस चिप्स भी दो प्रकार की हो सकती हैं, विदाउट बिल्टअप एज और विद बिल्टअप एज। तो जो कंटिन्यूस चिप विदाउट बिल्टअप एज होती है उसके लिए कंडीशन ये है कि वर्क मटेरियल डक्टाइल होना चाहिए, कटिंग वेलोसिटी हाई होती है, फीड रेट लो होती है, रेक एंगल हाई और पॉजिटिव होता है, तथा कटिंग फ्लूइड ये बोथ कूलिंग और लुब्रिकेटिंग करता है। तो फिर कंटिन्यूस चिप्स विदाउट बिल्टअप एज बनती हैं, जो कि यहाँ हम चित्र में देख सकते हैं। ये कंटिन्यूस चिप है और इसमें यहाँ कोई बिल्टअप एज नहीं बन रहा, ये वर्क से कंटिन्यूस चिप निकल रही है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूस चिप विदाउट बिल्टअप एज। दूसरे होते हैं कंटिन्यूस चिप्स विद बिल्टअप एज, जिसमें एक बिल्टअप एज फॉर्म होता है। ये बहुत हद तक कंटिन्यूस चिप्स के साथ सिमिलर होती हैं, बस इनमें डिफरेंस ये होता है कि जो टूल का फेस है
वो उस पर वो स्मूथ फ्लो नहीं करती, बल्कि वहाँ पर एक बिल्ट अप एज बन जाता है, वहाँ कुछ मटेरियल, कुछ चिप का मटेरियल अक्यूमुलेट हो जाता है। बहुत ही अधिक तापमान पर तथा दाब पर चिप मटेरियल है वो कटिंग एज के ऊपर स्टिक करता है, यानी चिपक जाता है नोज के पास में, टूल के फेस के नोज के पास में, जिसको कि बिल्ट अप एज बोलते हैं। और क्योंकि कटिंग जो है वो कंटिन्यूस होती रहती है, इसलिए बिल्ट अप एज का मान भी ये बढ़ता रहता है और जो टूल की ज्योमेट्री है उसमें चेंज होता रहता है। ये जो चिप हैं ये भी डक्टाइल मटेरियल के मशीनिंग में प्राप्त होते हैं, जबकि मटेरियल की जो मशीनिंग है वो बहुत ही उच्च तापमान पर, बहुत ही उच्च दाब पर की जाती है। बिल्टअप एज कोई लाभ की का कार्य नहीं करती है, बल्कि इससे नुकसान होता है, इसलिए बिल्टअप एज को कम करना आवश्यक होता है। तो बिल्टअप एज को कम करने के लिए जो टूल है वो इस प्रकार का काम में लेते हैं कि जिसकी लोअर केमिकल एफिनिटी हो वर्कपीस मटेरियल के साथ में। तो बिल्टअप एज कब बनेगा, उसके पैरामीटर्स हैं। वर्क मटेरियल तो डक्टाइल होता है, कटिंग वेलोसिटीज मीडियम होते हैं, फीड रेट मीडियम और लार्ज होता है, कटिंग फ्लूइड इनएडिक्वेट या एब्सेंट होता है। कटिंग फ्लूइड नहीं होता तो टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ जाता है, और कटिंग प्रेशर भी जो मशीनिंग करते समय में वहाँ प्रेशर है वो भी बहुत अधिक होता है। तो फिर बिल्टअप एज वाली कंटिन्यूस चिप्स बनती हैं, जो कि यहाँ चित्र द्वारा स्पष्ट हो जाएगा। ये कंटिन्यूस चिप है, लेकिन कंटिन्यूस चिप में यहाँ पर ये बिल्ट अप एज भी बन रहा है। तीसरे प्रकार के चिप्स होते हैं डिसकंटिन्यूस और सेगमेंटल चिप्स। जिस प्रकार की ये नाम है, ये जो चिप्स हैं ये सेगमेंट्स में बनी होती हैं, छोटे छोटे सेगमेंट्स में बनती हैं, तो इनको हैंडल करना और डिस्पोज करना ये आसान होता है। ये चिप्स फॉर्म होती हैं जबकि हम ब्रिटल मटेरियल्स की मशीनिंग करते हैं। ये चिप तब भी बनती है जबकि टूल और वर्कपीस के बीच में बहुत अधिक फ्रिक्शन होता है और बहुत ही उच्च कटिंग स्पीड पर तथा लो रेक एंगल्स पर या नेगेटिव रेक एंगल्स पर मशीनिंग की जाती है। डिसकंटिन्यूस टाइप ऑफ चिप्स फॉर्म करने के लिए जो पैरामीटर्स हैं वो इस प्रकार से हैं। वर्कपीस मटेरियल ये तो या तो ब्रिटल होता है या डक्टाइल होता है, पर डक्टाइल में भी बहुत हार्ड होता है और वर्क की हार्डनिंग भी होती है, तब ये चिप्स बनते हैं। फीड रेट जब बहुत हाई होती है, टूल का रेक एंगल नेगेटिव होता है और कटिंग फ्लूइड एब्सेंट होता है, तो फिर डिसकंटिन्यूस टाइप ऑफ चिप्स बनते हैं, जो कि यहाँ चित्र द्वारा हमें स्पष्ट हो जाएगा। इस प्रकार के जब छोटे चिप सेगमेंट्स बनते हैं तो उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूस चिप्स। टूल जब उसको जो काम दिया जाता है उसको परफॉर्म करने में अक्षम हो जाता है तो इसको बोलते हैं टूल फेल हो गया। ऐसे समय में टूल को रीशार्पन यानी वापस उसको शार्प करते हैं और दोबारा उसको जब तक हो सकता है उपयोग में लेते हैं। यहाँ से टूल लाइफ का कॉन्सेप्ट आता है। तो टूल लाइफ क्या है? टूल लाइफ इज बेसिकली द यूजफुल लाइफ ऑफ अ टूल एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टाइम फ्रॉम स्टार्ट ऑफ अ कट टू टर्मिनेशन पॉइंट डिफाइंड बाय अ फेलियर क्राइटेरिया। इसका मतलब ये हुआ कि टूल लाइफ क्या है? टूल लाइफ समय के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है और वह समय है जो कि किसी कट को स्टार्ट करने से लेकर और किसी फेलियर क्राइटेरिया को मैच करते हुए और टूल का पूरा समय है। यानी जब हम मानते हैं कि अब टूल फेल हो गया है, तब तक जितना समय हमने मशीनिंग की है वो समय टूल लाइफ कहलाता है। कभी कभी टूल लाइफ को जितने नंबर ऑफ पार्ट्स को मशीन किया गया है उसकी संख्या से भी दिया जाता है, लेकिन ज़्यादा प्रसिद्ध टूल लाइफ का क्राइटेरिया, टूल लाइफ का जो माप है वो समय ही है। टूल फेलियर क्राइटेरिया ये कई बातों पर निर्भर करता है। पहला तो जो कंपोनेंट बनाया जा रहा है उसके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। दूसरा, ऑपरेशन का प्रकार कैसा है। रफिंग ऑपरेशन कर रहे हैं क्या, तो उसमें फिर फोर्स और पावर के कितने रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या हैं। या फिर फिनिशिंग ऑपरेशन कर रहे हैं क्या, तो वहाँ पर प्रमुख रूप से अगर फिनिशिंग करेंगे तो क्राइटेरिया हो जाएगा सरफेस फिनिश कैसी मिल रही है और डायमेंशन की एक्यूरेसी कैसी बन रही है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम टूल फेलियर क्राइटेरिया देखें रफिंग ऑपरेशन में, तो कितना फोर्स हम लगा रहे हैं और कितना पावर का कंजम्पशन हो रहा है, वो अगर यदि बढ़ जाएगा तो इसका मतलब टूल फेलियर हो गया। इसी तरह से फिनिशिंग के अंदर हम देखेंगे कि सरफेस की फिनिश कैसी मिल रही है, डायमेंशनल एक्यूरेसी जो चाहिए वो मिल रही है क्या। वो मिलना यदि बंद हो गया
तो इसका मतलब टूल फेलियर क्राइटेरिया को मैच कर लिया। टूल लाइफ के लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध इक्वेशन है जो टेलर ने दी। 12 साल के एक्सपेरिमेंट्स के बाद में वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जो टूल लाइफ है उसके लिए फॉर्मूला है वी टी रेज़ टू पावर n इजिकल्स टू सी, जहां पर v है कटिंग स्पीड, t है टूल लाइफ मिनट्स में, n एक्सपोनेंट फॉर कंडीशंस टेस्टेड और ct है टेलर्स कांस्टेंट। ct ये यदि टूल की लाइफ 1 मिनट है तो जितनी कटिंग स्पीड होगी वह ct होगी। ये इस इक्वेशन से भी हमें पता लग जाएगा। यदि t का मान हम 1 रख देते हैं तो c इक्वल्स टू v आ जाएगा। यदि इसका मतलब ये हुआ कि टूल लाइफ 1 मिनट होने पर जो ct है वह कटिंग स्पीड के बराबर होता है। तो जो ये वी टी रेज़ टू पावर n इक्वल्स टू सी इक्वेशन है, यही टूल लाइफ की प्रसिद्ध इक्वेशन है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं हैं। टूल लाइफ की इस इक्वेशन में फीड, डेप्थ ऑफ कट और टूल की ज्योमेट्री, खासकर रेक एंगल अल्फा, इसका वर्णन नहीं है, इसलिए ये इनको अकाउंट में नहीं लेता, पहली बात। दूसरा, n का मान 1 से कम है तो ct का मान बहुत अधिक होता है। वी टी रेज़ टू पावर n इक्वल्स टू सी को लॉग की फॉर्म में दिखाया जाता है, log v प्लस n log t इक्वल्स टू log ct, जो कि एक लॉग लॉग स्केल पर स्ट्रेट लाइन के रूप में कर्व बनता है। ये देखिए, इसमें ये जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, फीड, डेप्थ ऑफ कट, टूल ज्योमेट्री, इनको अकाउंट में लेने के लिए टूल लाइफ की इक्वेशन को जनरलाइज किया जा सकता है, और वह जनरलाइज्ड इक्वेशन होती है v t रेज़ टू पावर n f रेज़ टू पावर n1 d रेज़ टू पावर n2 इजिकल्स टू c, जहाँ की n, n1 और n2 ये टूल के मेटेरियल पर डिपेंड करने वाले कांस्टेंट्स हैं, जिनका मान 0.1 से 0.4 के बीच में होता है। और इसी तरह से जो c कांस्टेंट है ये टूल वर्क मटेरियल कॉम्बिनेशन और टूल ज्योमेट्री पर निर्भर करता है, जिसका मान 100 से अधिक होता है। टूल लाइफ को कौन से वेरिएबल्स इफेक्ट करते हैं? फर्स्ट, कटिंग कंडीशंस, यानी कटिंग स्पीड, डेप्थ ऑफ कट और फीड रेट। सेकंड, टूल ज्योमेट्री, सभी 6 जो टूल एंगल्स हैं और साथ में नोज रेडियस है, मतलब कि रेक एंगल, कटिंग एंगल, क्लियरेंस एंगल, तो ये जो सारे एंगल्स हैं और नोज रेडियस है, इस पर भी टूल लाइफ डिपेंड करती है। तीसरा है वर्क पीस का मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल पर मशीनिंग हो रही है, डक्टाइल पर मशीनिंग हो रही है, या वर्कपीस के जो गुण हैं, हार्डनेस और अन्य गुण, उन पे भी टूल लाइफ डिपेंड करती है। चौथा, कटिंग फ्लूट, कौन सा कटिंग फ्लूट काम में लिया जा रहा है, कटिंग फ्लूट काम में ले भी रहे हैं या नहीं, इस पर भी टूल लाइफ डिपेंड करती है। मशीन टूल, वर्कपीस का रीजन और टूल का मटेरियल, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर द टूल लाइफ डिपेंड। तो क्योंकि इन फैक्टर्स पे टूल लाइफ डिपेंड करती है, इसलिए इनके साथ में इनका कर्व यदि ड्रॉ किया जाए टूल लाइफ का, तो वो किस प्रकार बनेंगे। तो पहला जो यहाँ ग्राफ है, कर्व है, वो अपन देख रहे हैं, ये कटिंग स्पीड और टूल लाइफ के बीच है। तो जैसे हाई स्पीड स्टील, कास्ट अलॉय, कार्बाइड और सिरेमिक्स, इनके लिए अलग अलग कर्व्स टूल मटेरियल के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। यदि हाई स्पीड की बात करें तो ध्यान आएगा कटिंग स्पीड बढ़ाने पर टूल लाइफ डिक्रीज हो रही है, और ये सभी के लिए है। कटिंग स्पीड को अधिक मात्रा में बढ़ाने पर टूल लाइफ डिक्रीज होती है, ये इस ग्राफ से हमें पता लग रहा है। इसी तरह से जो टूल का वर्कपीस का जो मटेरियल है, उस वर्कपीस के मटेरियल का कंपोजिशन या उसका हीट ट्रीटमेंट, इस पर भी टूल लाइफ डिपेंड करेगी। तो यदि मान लीजिए जैसे ये डी कर्व है अनील्ड के लिए, डी कर्व ये है, यदि किसी मटेरियल का अनीलिंग की हुई है तो उसमें अनीलिंग करने के बाद में कटिंग स्पीड के साथ टूल लाइफ का कर्व वो इस तरह से बनेगा। तो अब हम टूल लाइफ का एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे, जिससे कि टूल लाइफ का कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो जाए। तो प्रॉब्लम ऐसे है, इफ़ इन टर्निंग ऑफ अ स्टील रॉड बाय अ गिवन कटिंग टूल, मटेरियल एंड ज्योमेट्री एट अ गिवन मशीनिंग कंडीशन under a given environment, the tool life decreases
from 80 minute to 20 minute due to increase in cutting velocity VC from 60 per minute to 120 minute per minute. Then at what cutting velocity the life of that tool under the same condition and environment will be 40 minute. मतलब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक स्टील रॉड है जिसको हम एक गिवन कटिंग टूल से मशीन करेंगे गिवन कंडीशंस में। टूल की ज्योमेट्री और उसका मटेरियल फिक्स है, कंडीशंस भी फिक्स हैं और गिवन एनवायरनमेंट यानी कटिंग फ्लूइड जो है वो भी कौन सा लेना है वो भी फिक्स है। तो अगर यदि टूल लाइफ 80 मिनट से 20 मिनट तक रिड्यूस हो जाती है, किस कारण से? कटिंग वेलोसिटी को 60 मीटर पर मिनट से बढ़ाने पर 120 मीटर पर मिनट करने पर। तो यदि कटिंग वेलोसिटी 60 मीटर पर मिनट से 120 मीटर पर मिनट हो जाती है और यदि टूल लाइफ इसके कारण से वेलोसिटी बढ़ाने से 80 मिनट से 20 मिनट तक घट जाती है, तो ये पता करना है कि किस कटिंग वेलोसिटी पर जो टूल लाइफ है वो 40 मिनट हो जाए, जबकि जो कंडीशंस है वो सेम रहेंगी, एनवायरनमेंट की कंडीशन भी सेम रहेंगी। इसको हल करने के लिए हम जो टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन है वो हम काम में लेंगे। टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन हमें पता है Vt⁻n = c होती है। तो हम यदि इस इक्वेशन को काम में लेंगे तो हम ये समझ सकते हैं V1T1 = V2T2 होगा V3T3 होगा, क्योंकि Vt⁻n तो कांस्टेंट होता ही है। इसका मतलब होगा कि किसी भी एक पर्टिकुलर कंडीशन पर जो वेलोसिटी है उस पर जो टूल लाइफ है ये सब एक दूसरे के बराबर होंगे। V1T1 बराबर होगा V2T2 के, वो बराबर होगा VT3T के। इस सिद्धांत को हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में काम में लेंगे। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि V1 जो वेलोसिटी है, पहली वेलोसिटी वो 60 मीटर पर मिनट है जिस पर टूल लाइफ T1 है 80 मिनट। दूसरी वेलोसिटी V2 वो 120 मीटर पर मिनट है जिस पर टूल लाइफ है T2 20 मिनट। और अब हमें तीसरी एक टूल लाइफ दी हुई है T3 40 मिनट जिस पर हमको वेलोसिटी V3 का मान ज्ञात करना है। तो हम इस इक्वेशन को काम में लेंगे V1T1n = V2T2n। इसको हम जब सरल करते हैं तो हम लिख सकते हैं T1/T2n T1/T2n होगा V2/Vn। T1 T2 V2 और V1 के अब हम मान रखेंगे इक्वेशन में। T1 का मान है 80 मिनट, T2 का मान है 20 मिनट, तो ये हो गया 80/20n। इसी तरह से V2 का मान है 120 मीटर पर मिनट, V1 का मान है 60 मीटर पर मिनट। इसको हल करेंगे तो यहाँ से हम n का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन में हम जानते हैं कि यहाँ पर V पता है हमें, TV पता है, पर n अज्ञात है। तो n का मान यदि निकल जाता है तो फिर हम वहाँ से इस इक्वेशन में n का मान रखकर V का मान ज्ञात कर सकते हैं, V3 का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने 80/20 की घात n 120/60 की घात 1 ये इक्वेशन में रखा, जहाँ से हमें n का मान निकाल सकते हैं। तो n का मान यहाँ से ज्ञात हुआ 0.5। अब हम ये जो ज्ञात पैरामीटर्स हैं V1T1 और T3, इसके माध्यम से अज्ञात पैरामीटर जो V3 इसका मान निकाल सकते हैं, क्योंकि अब n भी हमारे पास दिया हुआ है। तो ये इक्वेशन वापस काम में लेंगे हम V3T3n = V1T1n। हम यहाँ पर V1T1 की जगह V2T2 भी काम में ले सकते हैं, क्योंकि वो भी मान हमारे पास हैं। तो इसको हल करेंगे तो V3/V1 = आ जाएगा T1/T3 की घात n, और यहाँ से V3 का मान आएगा T1 यानी 80, T3 यानी 40 की घात 0.5 गुणा V1 का मान था 60। तो इसको हल करेंगे तो मान आएगा 84.84 मीटर पर मिनट। तो इस प्रकार से हम ये जो टूल लाइफ के इक्वेशंस हैं, टूल लाइफ के न्यूमेरिकल्स हैं, उनको हम सॉल्व कर सकते हैं टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन के द्वारा। मशीनेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वह मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है। मशीनेबिलिटी वास्तव में होता क्या है? मशीनेबिलिटी का मतलब है
कि वर्क पीस की प्रॉपर्टीज से संबंधित है ये. इट इज मेनली कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज ऑफ वर्क पीस मटीरियल एंड नॉट द टूल प्रॉपर्टीज. इट डिपेंड्स ऑन वर्क पीस मटीरियल प्रॉपर्टीज एंड गुड मशीनेबिलिटी मीन्स. गुड मशीनेबिलिटी का मतलब क्या है? उसमें 3 फैक्टर्स हो सकते हैं. एक तो टूल का वियर कम होता है, दूसरा जो सरफेस है उसकी अच्छी फिनिश हमें प्राप्त होती है जैसा रिक्वायर्ड है, और तीसरा जो कटिंग फोर्सेज हैं वो कम मात्रा में प्रमाण में जनरेट होते हैं, यानी अधिक कटिंग फोर्सेस नहीं जनरेट होते. तो ये जो 3 पैरामीटर्स हैं इनको मिलाकर बोलेंगे कि सरफेस की या किसी मटेरियल की या किसी मेटल की मशीनेबिलिटी अच्छी है फॉर अ गिवन टूल, फॉर गिवन मशीनिंग पैरामीटर्स. तो मशीनेबिलिटी की यदि डेफिनेशन लिखना चाहें तो वो हो सकती है, मशीनेबिलिटी इज डिफाइंड एज द ईज with which a given workpiece material can be machined with a specified cutting tool. हिंदी में अनुवाद करें तो मशीनेबिलिटी वह मशीन करने की सरलता है किसी भी वर्कपीस मटेरियल पर कि जिससे वो सरल तरीके से ईज के साथ मशीन हो जाए एक पर्टिकुलर कटिंग टूल के लिए. तो आज के इस वीडियो में हमने पहले ये जाना कि मशीनिंग के अंदर चिप्स कितने प्रकार के फॉर्म होते हैं, और हमको ये ध्यान में आया कि डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल्स के लिए या फिर वर्किंग कंडीशंस के लिए मटेरियल के कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर या वर्क टूल के कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर अलग अलग प्रकार के चिप्स फॉर्म होते हैं, और जिनमें प्रमुख रूप से हैं कंटिन्यूस चिप्स विद बिल्ट अप एज और डिसकंटिन्यूस चिप्स. चिप्स की फॉर्मेशन के साथ साथ चिप्स कब कौन सी कंडीशन है जिनमें इस प्रकार के चिप्स बनेंगे ये भी हमने देखा. उसके बाद में हमने जाना कि टूल लाइफ किसे कहते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है मशीनिंग में. तो टूल लाइफ कौन कौन से पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, टूल लाइफ कौन से कारकों से प्रभावित होता है, और अच्छी टूल लाइफ कैसे प्राप्त की जा सकती है, टूल लाइफ को कैसे बढ़ाया जा सकता है. साथ ही हमने टूल लाइफ से संबंधित एक प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया. और टूल लाइफ में भी टेलर्स टूल लाइफ की जो इक्वेशन है उसके साथ साथ उसकी जो एक्सटेंडेड टूल लाइफ इक्वेशन है, जनरलाइज्ड फॉर्म है टूल लाइफ की, वो भी हमने देखी. और वीडियो के अंत में हमने ये देखा कि मशीनेबिलिटी किसको बोलते हैं. तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको चिप्स, टूल लाइफ, मशीनेबिलिटी इन कॉन्सेप्ट्स को न्यूमेरिकल की सहायता से समझाया. धन्यवाद.